Hi students, how are you? I do hope you are doing much practice these days. हो भी क्यों ना आपके अब कंपटीशन भी पास आ रहे हैं और नेक्स्ट मंथ जो 12th पास कर गए उनके कंपटीशन है और सीबीएसई बोर्ड की तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे। इस सीरीज में आज मैं आपके लिए लाया हूं एसी डिवाइसेस। अभी तक आपने क्या करा, एसी करंट कैसे जनरेट होती है वो सीखा, यानी फैराडेज का प्रिंसिपल, फैराडे के लॉज। तो फैराडे ने बताया था हमें सबसे पहले कि whenever magnetic flux linked with a coil or any circuit change then an EMF induces the coil। अब अगर सर्किट क्लोज है तो इस ईएमएफ से करंट भी इंड्यूस होती है। ये थी एसी करंट। तो जितनी भी दुनिया भर के पावर हाउसेज हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड में एक आर्मेचर कॉइल को रोटेट कराते हैं जिसकी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है और इसके रोटेशन से एसी करंट जनरेट होती है। और फिर हमने एसी सर्किट की स्टडी की, क्यू फैक्टर की स्टडी की, पावर लॉस वगैरह बहुत सारे थियोरेटिकल स्टडी की। आइए आज देखते हैं इस थियोरेटिकल नॉलेज का एप्लीकेशन। तो दो डिवाइस में आपके साथ दो अलग अलग वीडियो में डिस्कस होगा, एक ट्रांसफॉर्मर और एक एसी जनरेटर, जिसे एसी डायनामो भी कहते हैं क्योंकि एक डीसी डायनामो भी होता है। बट फिलहाल सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ट्रांसफॉर्मर ये है एसी ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ये सिर्फ एसी के लिए ही बना है, डीसी पे ये कभी भी वर्क नहीं करता, ये ध्यान में हमेशा। जैसा कि इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर, यानी ट्रांसफॉर्म करना, किसे? वोल्टेज को। तो इसका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव है कि लो वोल्टेज को हाई करना और हाई को लो करना। ये बोथ द वेज वर्क करता है, यानी वोल्टेज को अप या डाउन करता है, सिर्फ इसका ये ऑब्जेक्टिव है। और इसके लिए प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके एक्चुअल स्टडी से पहले मैं आपसे इसके कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो हमारे ट्रांसफॉर्मर है ये होता है दो तरह का। ट्रांसफॉर्मर क्या है ये तो आपको पता चल गया। एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आता है। इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। सिंपली या तो ये करेगा या ये करेगा एसी वोल्टेज को, ठीक है। अब इसी के काम के हिसाब से इसके दो नाम भी हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। नंबर वन, स्टेप अप, और स्टेप डाउन। स्टेप अप जो अप करता है, वोल्टेज को जो इंक्रीज करता है, और ये वोल्टेज को, स्टेप डाउन वोल्टेज को डिक्रीज करता है। तो वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कराने वाले स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये मैं आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो में। लेकिन पहले इनका यूज देख लें। अगर यूज देखेंगे तो फिर हमें पढ़ने में भी थोड़ा सा मजा आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये वाला ट्रांसफॉर्मर तो आप काफी यूज करते हैं। एक्चुअली जैसे आपका लैपटॉप है या आपका मोबाइल फोन है, ये जब भी यूज करते हैं तो एडेप्टर लगा होता है इनके साथ। आप देखेंगे, आपने कभी सोचा है एडेप्टर क्यों होता है, हम डायरेक्ट कनेक्ट क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं
वो हमेशा लो वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। तो ये जो वोल्टेज आपके पास आ रही है एसी वोल्टेज, ये अराउंड 220 वोल्ट की है। अगर 220 वोल्ट पर आप इसे ऑपरेट कराएंगे अपने डिवाइस को, लैपटॉप, मोबाइल फोन या अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, वो सब इमीडिएटली आउट ऑफ ऑर्डर यानी इमीडिएटली खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जब भी हमें मोबाइल फोन को चार्ज करना है या आपको लैपटॉप को ऑपरेट कराना है, उसको बैटरी को चार्ज करना है, तो सबसे पहले 220 वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करेंगे लगभग 15 वोल्ट तक, 10, 12, 15 वोल्ट तक ड्रॉप करके तब चार्ज कराएंगे। तो ड्रॉप करने के लिए, वोल्टेज कम करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सभी एडेप्टर में लगा होता है, चाहे वो मोबाइल फोन का चार्जर है या लैपटॉप का चार्जर है, सबके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो आप डे टू डे लाइफ में बहुत देखते हो। हम लोग बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, यानी ऊपर वाली, मैं इसको मिटा देता हूं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है। आपको पता है पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होकर आती है उसको ट्रांसमिट करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी पे 1,32,000 के वोल्ट तक। इतनी हाई वोल्टेज पे क्यों करंट ट्रांसमिट की जाती है, आइए ये पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसके बाद ही ट्रांसफार्मर को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा। मान लीजिए ये एक पावर हाउस है, ठीक है, ये एक पावर हाउस है, ये इसकी चिमनी है, यहाँ पे पूरा पिलर लगा हुआ है, यहाँ से जो भी इसकी मशीन वगैरह है वो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और यहाँ से आपके घरों तक जाने के लिए इसे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ता है वायर के थ्रू। तो इसे ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं जो करंट को पावर हाउस से ट्रांसमिट कर रही है। अब पावर हाउस तो बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, इसको हर गली में, हर कॉलोनी में तो लगाया नहीं जा सकता। एक पावर हाउस से कई कई सिटीज की जरूरत पूरी होती है। तो आप देखेंगे जितने सिटीज हैं उतने पावर हाउस नहीं है किसी भी कंट्री में। तो यहाँ भी एक पावर हाउस से हम कई सारे सिटीज तक काम चलाएंगे, तो वहां तक ट्रांसमिशन लाइन होगी। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी से जाते हो तो रोड साइड में मोटे मोटे वायर्स होते हैं, वो लॉन्ग टावर्स के थ्रू कहीं से आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं। साइड में बहुत सारे लॉन्ग टावर्स, ऊंची ऊंची टावर्स होती हैं, वो ही हैं पावर हाउस से वो कहीं किसी सिटी तक इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन है। अब होता क्या है, ये जो हमारी वायर है, ये मान लो हमारा सिटी आ गया, यहाँ पे हम लोगों के घर हैं, ठीक है, लेट्स से इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये लेके आ रही है, तो लगभग मान लो 500 किलोमीटर का ट्रैवल करके आ रही है लाइन। अब एक बार वायर बन चुका, इसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। आपको पता है जब भी करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है और ये वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से जब करंट जाएगी तो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, कितनी, I²RT, इतनी हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। तो 1 सेकेंड में कितनी इवॉल्व हुई, तो यहाँ T1 रख देना, इतनी, तो इतनी पर सेकेंड, इतने जूल पर सेकेंड एनर्जी लॉस हो रही है। क्योंकि आप यहाँ पे ऊपर वायर पे कोई चाय बनाते जाओगे नहीं, इसका यूज तो करने जाओगे नहीं, तो ये हीट एनर्जी तो लॉस हो रही है। अब आप ये सोचो, हमने इतना हेड इन्वेस्टमेंट किया, हमने प्रोजेक्ट बनाया, करोड़ों रुपया इंजीनियर्स को सैलरी देने में लगता है, इतनी ट्रांसमिशन लाइन वगैरह इन सब की मेंटेनेंस पे लगता है, और तब जाके इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार होगी। वो भी जब इसको लेके जा रहे हैं तो फ्री में ही लॉस हो रही है। तो इस लॉस को कौन नहीं कम करना चाहेगा। तो हम भी ये चाहेंगे कि जब हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर हाउस से किसी दूसरे सिटी तक इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो लॉस जो होगा हीट लॉस वो मिनिमाइज हो सके। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर से पास कराएंगे, स्टेप अप।
पावर हाउस से निकलते ही स्टेप अप में पास कर दिया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसकी वोल्टेज बहुत हाई कर देगा, लगभग 1,32,000 के अराउंड कर देगा। इतनी हाई वोल्टेज पे करंट कम हो जाती है। क्यों होती है भैया, आप समझ लीजिए, ये ट्रांसफार्मर है, इसमें दो कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट करते हैं उस एसी सोर्स से जिसकी वोल्टेज कम ज्यादा करना होता है, और जहां पे हम इस करंट का, इस वोल्टेज का यूज करेंगे वो लोडर से ही सेकेंडरी कॉइल होती है। अब ये मान के चलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो 1 सेकेंड में हम जितनी एनर्जी सोर्स के थ्रू इस प्राइमरी कॉइल में डालेंगे उतनी ही एनर्जी यहां से निकालेंगे। ये एनर्जी का लॉस तो हो ही नहीं रहा, तो जितनी एनर्जी इसमें आएगी उतनी ही जाएगी, ठीक है, इक्वल। तो 1 सेकेंड में जो एनर्जी इसमें हम डाल रहे हैं, तो एनर्जी 1 सेकेंड में एनर्जी क्या कहते हैं, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T इज पावर, तो T को 1 रख दो तो P इज W, यानी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू EI। तो यहाँ पे EPIP, P क्या है, P फॉर प्राइमरी, इस कॉइल का नाम है प्राइमरी, और इस वाले कॉइल का नाम है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी स्पेस कम पड़ रही है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हमने सोर्स से कनेक्ट कर दिया जिसकी वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करना है, और सेकेंडरी कॉइल को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें कितनी पावर इनपुट की जा रही है, कितनी पावर इसमें फीड की जा रही है, तो वो है E/I। यहां से कितनी पावर हमें मिल रही है, वो है E सेकेंडरी, I सेकेंडरी, और दोनों इक्वल। इक्वल का साइन क्यों लगाया, बिकॉज 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी फीड कर रहे हो उतनी ही निकाल रहे हो। अब एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है, E/I की फॉर्म में, तो E और I का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आएगा, तो हम लिख लेंगे E/I इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन E। अब इस ट्रांसफार्मर ने क्या करा, वोल्टेज को बहुत हाई कर दिया। अगर वोल्टेज ज्यादा हो गई तो करंट क्या हो जाएगी, बहुत कम, बिकॉज इसमें जब ट्रांसफार्मर के केस में I और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था कि E और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे आप बिल्कुल उल्टा पढ़ रहे हो कि I और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ट्रांसफार्मर के केस में, यानी जहां पावर कांस्टेंट होती है उसके लिए। ओम्स का लॉ था जब हम किसी रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें से कितनी करंट फ्लो होगी, कितनी करंट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू पैदा होगी। तो जनरेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू था कि V जितना ज्यादा हो उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, तो वो पॉइंट अलग है। यहाँ पे हम करंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुकी है, हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो कांस्टेंट पावर, एक बार जितनी पावर इसने प्रोड्यूस करनी थी वो पावर फिक्स हो गई। पावर फिक्स यानी कि E/I इज कांस्टेंट, E/I कांस्टेंट, तो E और I क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम इसका फायदा उठाएंगे, हम वोल्टेज को बहुत हाई करेंगे। वोल्टेज अगर हाई हो गई तो करंट क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी वेरी लो। अगर करंट लो हो गई तो आप देखेंगे जो हीट एनर्जी लॉस हो रहा था पर सेकेंड वो कम हो गया, बिकॉज रेजिस्टेंस तो इस पूरी वायर का फिक्स है। करंट अब इसमें से होके जा रही है वो बहुत कम हो गई, क्योंकि आपने पावर हाउस से निकलते ही, इलेक्ट्रिक जनरेट होते ही उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर से पास कराया। तो जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर से बाहर निकली करंट, वो बहुत हाई वोल्टेज में 1,35,000 इस टाइप से होती है। इतनी हाई वोल्टेज पर करंट बहुत कम हो गई। अब कम करंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो फायदे हैं। इकोनॉमिकल भी बड़ा सस्ता होता है, क्योंकि ज्यादा एसी करंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज्यादा थिक वायर चाहिए। रीजन क्या है, एसी करंट हमेशा आउटर सरफेस पे फ्लो होती है, डीसी करंट थ्रू आउट द कंडक्टर और एसी सिर्फ बाहर सरफेस पे। तो अगर ज्यादा करंट पास करनी है, एसी करंट है ज्यादा, तो उसके लिए सरफेस एरिया भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया से ही फ्लो होती है। तो इसके लिए आपको ज्यादा मटेरियल चाहिए। ज्यादा मटेरियल मतलब हाई कॉस्टिंग। हाई कॉस्टिंग हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए, डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ये ज्यादा हेल्दी विजन नहीं है,
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एनर्जी लॉस भी कर रहे हैं, कम भी कर रहे हैं एनर्जी लॉस को, और इकोनॉमिकल हम अपने वायर को भी सेव कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, हमने करंट को ही कम कर दिया वोल्टेज को इंक्रीज करके। तो वोल्टेज इंक्रीज, करंट कम, कम करंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ज्यादा थिक वायर नहीं चाहिए। और आप कभी वायर को गौर से देखना, इतनी थिक है, वो इतनी थिकनेस भी कई सारे पतले पतले वायर को ट्विस्ट करके, ट्विस्टिंग स्ट्रेंथ के लिए होता है, ट्विस्ट करके बनाते हैं। तो इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हर पतले वायर के पूरे सरफेस पे करंट फ्लो हो रही होगी, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप कभी भी अगर ऐसे वायर है आपके सिटी में, आपके गांव में, आप उनके ऊपर वायर को गौर से देखना, वो अगर एक सिंगल इकलौता वायर होगा, वो कई सारे वायर से मिला हुआ एक सिंगल वायर होगा, और कई सारे वायर ट्विस्ट किए गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को इंक्रीज करा दिया। तो इंक्रीज क्यों करवा रहे हैं, करंट को कम करने के लिए, जिससे हीट एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी लॉस हो जाती है, इतनी मेहनत से हमने एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की थी, वो कम हो जाती है। तो उसको कम, इस कमी को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एक पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों। फिर जब हमारे सिटी में आ जाती है ट्रांसमिशन, अब उसको स्टेप बाय स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज। 1,38,000 में हर डिवाइस ब्लास्ट हो जाएगा आपका, तो दिवाली का मजा आएगा आपको। वैसे ही तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पहले 400 kV सब्सटेशन, 400 किलो वाट का जो होता है, उसको पहले थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, फिर एक और ट्रांसफार्मर से पास करेंगे और डाउन, और जो आपके कॉलोनी में लोकल ट्रांसफार्मर होंगे वो 220 वोल्ट तक डाउन कर देते हैं, और 220 वोल्ट पे आपके घरों में सप्लाई आती है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप डाउन भी करते हैं। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के ऊपर आ रहे हैं। आखिर ट्रांसफार्मर में ऐसा क्या जादू छिपा है कि वोल्टेज को इतना कम या इतना ज्यादा कर देता है। तो ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स के, ये मैं मिटा देता हूं, ये हमें पता चल गया ट्रांसफार्मर है कि ये पता चल गया, स्टेप स्टेप डाउन ये पता चल गया, ये ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन थी। ठीक है, दिस इज ट्रांसफार्मर। ये डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम आता है। प्रिंसिपल क्या होगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड, और म्यूचुअल इंडक्टेंस सिर्फ एसी में होता है, डीसी में नहीं होता, इसलिए डीसी पे ये डिवाइस हमारी काम ही नहीं करती। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम जानते हैं, 2 कॉइल होती हैं, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल चेंज देन एन ईएमएफ इंड्यूसेस इन द नेबरिंग और एडजेसेंट कॉइल। लिख देता हूं, आई whenever magnetic flux linked with a coil change, then an EMF induces in secondary coil, in adjacent coil. ठीक है,
तो जब भी आप एक कॉइल में ईएम फ्लक्स चेंज होगा तो उसके पड़ोस वाली कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। अब ये काम कैसे करता है ये हम देख लेते हैं, यानी कि थ्योरी, कैसे थ्योरी पार्ट पे आते हैं। ट्रांसफॉर्मर पहले मैं आपको बनाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है, फिगर इसकी, एक आयरन की लैमिनेटेड कोर होती है, लैमिनेट क्यों होती है मैं बताऊंगा आपको। अब इसमें एक प्राइमरी कॉइल, इससे वो एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं जिसकी वोल्टेज कम या ज्यादा करनी है, ठीक है। ये एसी सोर्स है, इस कॉइल का नाम है प्राइमरी कॉइल। तो इसके सारे पैरामीटर में पी आएगा, पी फॉर प्राइमरी। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 टर्न दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने अंदाज से बनाया। मान लिए नंबर ऑफ टर्न्स है एनपी, एनपी इज द नंबर ऑफ टर्न्स, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स, ये है एनपी। ऐसे यहां पे सेकेंडरी कॉइल होती है, और ये लोड रेजिस्टेंस जिसमें हमें वोल्टेज को यूज करना है, ये है लोड रेजिस्टेंस। ये सेकेंडरी कॉइल, इसमें 1 2 3 4 ऐसे ही एन एस है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। आप देख रहे होंगे यहां मैंने डेलिबरेटली नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा दिखाया, यहां कम दिखाया। आप ये सोच लिए ये जो वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज का खेल है ना, ये सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स का खेल है और कुछ नहीं होता, जो आप अभी थ्योरी में डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें देखेंगे, ठीक है। अब मैं थ्योरी डिस्कस करता हूं आपसे। थ्योरी चली रही है, मैंने लिख दिया थ्योरी। थ्योरी में क्या होता है कि जब एसी करंट इसमें से पास होगी तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एडी करंट, जो सॉफ्ट आयरन की कोर है इसमें एडी करंट डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। जब एडी करंट इसमें डेवलप हो जाएंगी, वो करंट एक्सटेंड होती है सेकेंडरी कॉइल तक, उन करंट की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएगा और सेम मैनर में डेवलप होगा जो प्राइमरी कॉइल में। और प्राइमरी कॉइल की में तो फ्लक्स लगातार चेंज होगा, बिकॉज एसी सोर्स है, एसी सोर्स की करंट कंटिन्यूसली वेरी करती है, उसका उससे जो लिंक्ड है प्राइमरी जो कॉइल में फ्लक्स है वो भी चेंज हो रहा है और सेकेंडरी में भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फैराडे का लॉ है। तो इसमें भी हर टर्न में एक फ्लक्स डेवलप होता है पर टर्न, एक टर्न में प्राइमरी कॉइल के एक टर्न में और सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो सिमिलर होता है, बिकॉज सेम करंट इन्वॉल्व है, राइट। अब यहां पर मैं आपको इसके पार्ट बता दूं, क्या क्या इसमें पार्ट है। एक तो ये है कोर, सबसे पहले कोर लिखते हैं। कोर में क्या होता है, it is made up of laminated
iron, soft iron sheet. Sheets placed one above other. एक के ऊपर एक रखी होती है and well insulated. From each other. एक दूसरे से इंसुलेट होते हैं और कोर से भी कॉइल इंसुलेटेड होती है, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन शीट्स होती हैं, एक के ऊपर दूसरी को तीसरी चौथी, इस तरह से आयरन की कोर तैयार होती है। अब इसमें हम वूंड करते हैं प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को। तो दूसरा पार्ट आ गया कॉइल्स। टू कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर wound over iron core in such a way that they are insulated from iron core and from each other. एक दूसरे से भी इंसुलेट होती हैं और आयरन को भी कहीं टच नहीं करती। इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है बेसिकली, उसकी वजह से ये इनके कॉन्टैक्ट में नहीं आती। तो ये हो गई कॉइल्स हो गई। तो इसमें मेनली वही होती है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। अब इन कॉइल्स को हम कनेक्ट करेंगे किससे? यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको स्पेस ढूंढना हो लिखने के लिए, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे है, यहाँ पे ले लेता हूँ। कॉइल्स हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी कॉइल्स हो गए, कोर हो गई। ये तीन चीज है। प्राइमरी कॉइल is connected to AC source whose voltage has to vary, जिसको कम ज्यादा करना है। एंड सेकेंडरी कॉइल, ये है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू लोड रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस जिसमें कि हमें इस वोल्टेज को यूज करना है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया, थ्योरी। अभी इसके बाद इसको हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसके बाद कैसे वर्क होगा इसका, इसको पीछे करके वीडियो को ले सकते हैं। मैं हटा हूं यहां से, आप इसको पॉज करके क्या लिखा है वो देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा, थोड़ा साफ करूंगा और थ्योरी डिस्कस करूंगा।
इस पूरे डेरिवेशन को एजम्पशन नहीं है, कुछ हमने एजम्पशंस मानी है। वो क्या है? कि देयर इज नो पावर लॉस और ना फ्लक्स का लीकेज हो रहा। पहली है इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, मीन्स there is no power loss in the process of voltage variation. जितनी हमने इनपुट डाली थी उतनी हमें आउटपुट मिल रही। इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों इक्वल है, कोई पावर लॉस नहीं हो रहा, नो पावर लॉस, नो पावर लॉस। दूसरा है नो लीकेज ऑफ फ्लक्स। दूसरी है, ये थी नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मीन्स क्या होगा? इसका मीनिंग है टोटल फ्लक्स linked with primary coil total flux linked with primary coil equal to net flux linked with secondary coil। यानी जितनी फ्लक्स इसमें इन्वॉल्व थी उतनी ही फ्लक्स इसमें इन्वॉल्व है। तो दो हम एजम्पशन मान के चल रहे हैं पूरी थ्योरी को, जो मैं अभी आपके सामने करने वाला हूं। एक तो इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, ना ही फ्लक्स की कोई लीकेज हो रही, ठीक है। इस एसी सोर्स के थ्रू, एसी सोर्स किसका है? एसी इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो जितनी एनर्जी मैं इसमें फीड करूंगा उतनी ही मैं यहाँ से आउटपुट लूंगा, उतनी ही निकालूंगा। बीच में इस प्रोसेस में जो हम वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए कर रहे हैं, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो ये है, यहाँ मैं थ्योरी आपको करता हूँ। तो मैं इस एजम्पशन को मिटाऊंगा या मैं यहाँ पे कुछ स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है। थ्योरी, थ्योरी एंड वर्किंग। कैसे वर्क करता है और उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, ये सब आप देख लीजिए। Whenever when an AC EMF is applied on primary coil, प्राइमरी कॉइल मतलब पहली वाली कॉइल, दूसरी वाली सेकेंडरी कॉइल, then a variable magnetic flux is linked
विद इट। क्यों? क्योंकि करंट है और आपने पढ़ा है जहां भी करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी कॉइल में से तो कहेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एसी करंट जो ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है, तो उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा वो भी वेरी करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, इसकी वजह से इस फ्लक्स चेंज की वजह से क्या होगा, इस सॉफ्ट आयन कोर में डेवलप हो जाएंगी एडी करंट। ड्यू टू change in magnetic flux in primary coil eddy currents are induced in the laminated iron core। लैमिनेटेड आयरन कोर में एडी करंट्स होती है विच एक्सटेंड्स टू सेकेंडरी कोर। मतलब यहां पे करंट चेंज हो रही है जिसकी वजह से फ्लक्स डेवलप वो भी चेंज हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। इसकी वजह से एडी करंट्स हुई, एडी करंट्स ऐसे फ्लो होती है। तो एडी करंट्स यहां से जो पैदा हुई वो यहां तक भी आ रही हैं, और उनके मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इसके साथ भी वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हो जाता है। तो वही लिखना है मुझे, इंड्यूस इन द लैमिनेटेड कोर व्हिच एक्सटेंड्स टू सेकेंडरी कोर, due to which सेम, क्योंकि हमने माना है लीकेज नहीं हो रहा फ्लक्स का, सेम वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स is linked with secondary coil। सेकेंडरी कॉइल में भी सेम, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है प्राइमरी कॉइल में वही होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में, जहां तक एक टर्न का सवाल है, क्योंकि सेम एडी करंट से डबल है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ उसके रेट ऑफ चेंज की वजह से एडी करंट्स इंड्यूस हुई, एडी करंट भी सेम रेट से चेंज हो रही है, उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी सेम रेट से चेंज हो रहा है। तो आप इसे लिख सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न इज इक्वल टू पर टर्न इन प्राइमरी कॉइल, पी कॉइल लिख देता हूं स्पेस का मैं, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। अब आपको यहां पे देखना है जो हमने प्राइमरी कॉइल पे अप्लाई किया था वो था ईपी, पी फॉर प्राइमरी, इतना ई में था सोर्स का, और जो यहां पे मिलेगा इस पे या इस पे वो था सेकेंडरी, टोटल सेकेंडरी आउटपुट मिला, यानी कि इनपुट वोल्टेज है ईपी, आउटपुट वोल्टेज है ईएस, और ये ईएस इन सारे कॉइल्स के वोल्टेज का एडिशन है, क्योंकि हर टर्न में से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो हर टर्न में ईएम इंड्यूस होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, सारे ईस को ऐड करोगे तो ईएस आएगा।
तो एक टर्न में कितना हुआ ES अपॉन NS, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं NS, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ NS थे और यहाँ पे NP। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, यहाँ पे आपने ये जो EMF यहाँ पर अप्लाई किया था इस पे, वो सारे का एडिशन है। तो एक टर्न का क्या हुआ EP अपॉन NP इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ES अपॉन NS। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे समझ गए होंगे, इसे रटना कुछ भी नहीं है, इसे समझना है। टोटल वोल्टेज इतनी है 1 2 3, सबकी वोल्टेज को ऐड कर दो, E1 प्लस E2 प्लस E3 कितना आएगा ES। तो सब में इक्वल ही वोल्टेज होती है क्योंकि सबका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है, तो सबका E सेम है। तो टोटल है इतना, तो एक का कितना होगा डिवाइड कर दो टोटल टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं NS से डिवाइड कर दिया। दोनों पर टर्न का यहाँ लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, यानी एक टर्न में जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर है, एक टर्न में जितना यहाँ पर, वो दोनों इक्वल होंगे बिकॉज तीनों सेम मैकेनिज्म है। तीनों कौन से, यहाँ की जो AC करंट थी वो जिस रेट से चेंज होगी उसी रेट से एडी करंट इंड्यूस होगी, एडी करंट एक्सटेंड यहाँ तक, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, वो भी सेम रेट से चेंज होगा। इस बेसिस में ये सब लिखा है। अब 1 2 3 4 इन चारों में आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज कौन सी है, सबसे मजेदार चीज कौन सी है, वो है ES। क्योंकि सेकेंडरी हमें देखना होता है कि भैया हमें यहाँ पर कितनी वोल्टेज मिली, क्या इससे जितनी इनपुट की थी उससे ज्यादा मिली या उससे कम मिली, यानी ये हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, ये स्टेप डाउन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ES। तो ES में यहां पर रखूंगा, बाकी सबको उधर ले जाता हूं। इसका मतलब हो गया ये ES इज इक्वल टू NS अपॉन NP इंटू EP। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, इसमें NS और NP का जो रेशो है, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफर यानी कि अगर इसकी वैल्यू है मोर देन 1 तो स्टेप अप होगा और इसकी वैल्यू है लेस देन 1 तो स्टेप डाउन होगा, जो मैं आपको यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, स्टेप अप होगा। क्या स्टेप अप हुआ, आप देखोगे NS if NS is greater than NP, यहां पे NS NP से ज्यादा है तो NS अपॉन NP होगा मोर देन 1, क्योंकि मान लो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 100 है, इसमें 10 है, तो 100 अपॉन 10 कितना है 10 विच इज मोर देन 1। तो NS अपॉन NP की अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा तभी होगी जब नंबर ऑफ टर्न, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कम है। तो इसका मतलब है NS अपॉन NP मोर देन 1 है, और ये होता है हमारा ES इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज EP। मान लो लेट NS अपॉन NP इज 2, तो ES क्या होगा, ES हो गया 2 इंटू EP। प्राइमरी वोल्टेज मान लो 100 वोल्ट अप्लाई की थी, तो क्या होगा 2 इंटू 100 कितना मिला 200। तो हमें ES सेकेंडरी में वोल्टेज कितनी मिली 200, अप्लाई कितनी की थी 100, यानी ज्यादा मिली, स्टेप अप होगी। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ज्यादा, और जितने टाइम ज्यादा उतने टाइम ज्यादा वोल्टेज भी मिलेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पावर हाउस में 1,35,000 वोल्ट तक कैसे मिलती है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो बहुत ज्यादा डिफर होगा। तो बहुत ज्यादा
आपको यहाँ पे रेशियो मिलेगा उसमें। तो उससे जब प्राइमरी वोल्टेज मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो मेरे ख्याल से आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे वर्क कर रहा है वो समझ गए होंगे। इसमें NS और NP का रेशियो है सब में, और कुछ नहीं है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर आप लेना चाहें, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है कि वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा अप्लाई की, उसको डाउन करके यहाँ मिली, डाउन मतलब कम हो गई। ऐसे में ट्रांसफार्मर रेशियो जो है यानी कि NS इज स्मॉलर देन NP और NS अपॉन NP इज लेस देन, लेकिन से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफर रेशियो जो है वो होगा लेस देन 1। कब होगा 1? जब ऐसा होगा, यानी अगर जो मैंने आपको फिगर बनाया है इसमें उल्टा फिगर बना, यहाँ पे ज्यादा टर्न्स हो, यहाँ पे थोड़े से टर्न्स हो, कम हो, तो ये NS अपॉन NP यानी न्यूमरेटर हो गया छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो क्या आएगा रेशियो? लेस देन 1 ऑब्वियसली आएगा। और लेस देन 1 का मतलब आप देखो इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखो, इस वाले फॉर्मूले में ES इज इक्वल टू NS अपॉन NP। अगर लेस देन 1 है तो ES क्या होगा? लेस देन EP। लेट्स से इसमें है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 50 और इसमें है 10, तो क्या हो गया? ये NS अपॉन NP, ये है 10, ये है 50, तो क्या आ गया? 1/5। तो ये आ गया ES इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 ऑफ EP। मान लो ये 100 वोल्ट थी, तो कितनी रह गई? 20 वोल्ट। तो 100 वोल्टेज हमने 20 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दी। तो वोल्टेज को डाउन, जो कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनके साथ जो एडेप्टर लगे होते हैं वो यही काम तो कर रहे हैं, ये 220 वोल्टेज को कम ही तो कर रहे हैं ताकि हमारी डिवाइस सेफली ऑपरेट हो पाए। तो डाउन करने के लिए मैकेनिज्म चाहिए ये, अप करने के लिए मैकेनिज्म चाहिए ये। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे एक कॉमन चीज जो आपके दिमाग में चल रही होगी वो ये कि वोल्टेज हमने हाई कर दी तो क्या एनर्जी ज्यादा हो गई, या कम कर दी तो एनर्जी गई कहाँ? एनर्जी उतनी ही है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? E इंटू आई की फॉर्म में। E अगर कम ज्यादा हो गया तो I पर रिवर्स इफेक्ट होगा, उल्टा इफेक्ट। अगर E ज्यादा, I उतने रेशियो से कम हो जाएगा, और E अगर कम हो गया, I उतने रेशियो से ज्यादा होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में E हमने इंक्रीज किया तो करंट जो होगी कम हो जाएगी, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमने वोल्टेज को डाउन कर दिया तो करंट ज्यादा फ्लो होगी इसमें, लेकिन पावर सेम रहेगी। ठीक है, तो ये वाला आपका पॉइंट स्टेप और ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन कैसे वर्क कर रहे हैं मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं। जो हमने ये माना है आइडियल कि पावर लॉस नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूं पावर तो लॉस होता ही है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं देख रहा हूं, डिस्कस करता हूं कि पावर लॉस कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है। पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर। पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर क्या होगा? सबसे पहला आता है कॉपर लॉस। ये पहला लॉस है। ये कॉपर लॉस क्या है? आप देख रहे हैं ये जो वायरिंग है, ये जो टर्न्स है जिसको वूंड किया गया है लैमिनेटेड आयरन कोर पे, ये कॉपर के बने होते हैं।
और कॉपर में ठीक है इससे वेरी गुड कंडक्टर, बट कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, और जहां भी रेजिस्टेंस होगा ओमिक रेजिस्टेंस, अभी अभी आप पढ़ के आओगे, हीट एनर्जी से लॉस तो होना निश्चित है। तो इस वाली वायरिंग और इस वाली सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल दोनों में कॉपर की है, इसमें जब भी करंट पास होगी तो हीट एनर्जी से लॉस होगा, उसे कहेंगे कॉपर लॉस। ठीक है, सेकेंड जो लॉस होता है वो है आयरन लॉस। आयरन लॉस, ये आयरन लॉस क्या होगा? ठीक है, जो आयरन लॉस होता है वो है ट्रांसफार्मर की कोर पे। आयरन कहां पर है? ट्रांसफार्मर की कोर पे। तो जब भी यहां पे फ्लक्स चेंज होगा तो आयरन की कोर में क्या डेवलप होंगी? एडी करंट्स। ठीक है, ये जो होता है ड्यू टू एडी करंट्स होता है। एडी करंट्स के थ्रू ये आयरन लॉस कैसे होगा? देखिए, करंट जब इसमें एडी करंट डेवलप हो गई, ये इसके अंदर मूव कर रही है, तो आयरन के रेजिस्टेंस की वजह से हीट डेवलप हो रही है, और ये भी क्या होगा? इस हीट का लॉस होगा। तो ये इस हीट का कहीं आप यूज तो करेंगे नहीं, तो एक लॉस आयरन में एडी करंट्स की वजह से हो रहा है, ये है आयरन लॉस। तीसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है? ये जो आयरन की कोर है बार बार मैग्नेटाइज होती है, फिर डीमैग्नेट होती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज होती है। क्यों? एसी करंट पहले ऐसे फ्लो होगी, फिर ऐसे फ्लो होगी, ऐसे ऐसे। तो एक बार ये जो आयरन है वो ऐसे मैग्नेटाइज हुआ, फिर ऐसे मैग्नेटाइज हुआ, तो बार बार मैग्नेटाइज हो रहा है, डीमैग्नेटाइज, फिर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये बार बार मैग्नेटाइजेशन चेंज हो रहा है। तो जब भी मैग्नेटाइजेशन चेंज होगा तब जो हीट एनर्जी में लॉस होता है उसे कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हमेशा आप याद रखो कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है, जिसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, उसको बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करेंगे, और कुछ देर बाद आप उसको टच करके देखना बहुत ही हॉट मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटाइज मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो वर्क करा जाता है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, उससे जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है हिस्टैरिसीस लॉस। और एक हमने ये कहा था कि कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज नहीं होती, जबकि कुछ ना कुछ लीकेज होती है। तो चौथा लॉस हमारा क्या है? चौथा लॉस है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। और पांचवा लास्ट है, कभी भी आप अगर पास होंगे, जनरेटर के पास जाएंगे, तो ध्यान से कान लगा के सुनना, एक हमिंग साउंड आती है वाइब्रेशन की, इस टाइप से आती है। और साउंड भी तो एनर्जी है, एनर्जी तो जनरेट होती नहीं है, एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो साउंड एनर्जी कहां से आ रही है? वो भी इसी में से चोरी हो रही है, यानी इस लॉस को कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस। तो ये 5 लॉस हैं जो ट्रांसफार्मर में होते हैं: कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस जो साउंड की वजह से लॉस हो रहा है। इनको कम कैसे करते हैं? इसको तो कम कर नहीं सकते। आयरन लॉस यानी एडी करंट्स के लॉस को ऐसे कम करते हैं कि जो आयरन की कोर है वो सिंगल पीस नहीं होता, लैमिनेटेड कोर होती है, यानी शीट्स होती हैं। हमने पहले शीट रखी, उसको लैमिनेट किया, फिर उसके ऊपर एक और शीट रखी, लैमिनेट किया, एक और शीट रखी। इस तरह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो एडी करंट्स जो प्रोड्यूस होंगी वो बहुत कम प्रोड्यूस होंगी, और इस वजह से एडी करंट्स के थ्रू हीट एनर्जी का लॉस मिनिमाइज हो जाता है।
तो हमने एक ये एडी करंट्स के एनर्जी का लॉस मिनिमाइज कर दिया। दूसरा ये हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करते हैं कोर को सॉफ्ट आयरन मटेरियल की लेके, यानी कोर अगर हमने किसी और मटेरियल की ली होती तो उसमें हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर स्टील की होती, स्टील का हिस्टेरेसिस लॉस होता है ये, उसमें एरिया देखो जितना ज्यादा एरिया उतना लॉस ज्यादा, और सॉफ्ट आयरन का होता है ये, तो सॉफ्ट आयरन का एरिया कम होता है तो सॉफ्ट आयरन में हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होता है। तो इस ट्रांसफार्मर की कोर को सॉफ्ट आयरन मटेरियल का लेने से हमें बेनिफिट ये हुआ कि इसमें हिस्टेरेसिस लॉस मिनिमाइज हो गया। दूसरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लीकेज है वो कैसे कर सकते हैं, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी को कॉइल पर एक के ऊपर एक वूंड करते हैं, इस तरह से जो फ्लक्स में लीकेज है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, जो लेटेस्ट जो नए मॉडल के ट्रांसफार्मर है उसमें आप देखोगे कॉमन कोर होगी, उसके ऊपर ही इस तरह से वूंड करते हैं, टच कहीं भी कोई किसी उनके ऊपर वेल इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ा होता है तो इंसुलेटेड सारी होती है बट एक के ऊपर एक वूंड कर देते हैं। तो इस तरह से एनर्जी के लॉस को भी मिनिमाइज किया गया है, उसका अरेंजमेंट किया गया है, और लगभग ऐसा हमने करके 95% तक एनर्जी बचा ली, यानी ओनली अराउंड 5%। अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं उसमें और भी कम, तो लगभग 95% का आउटपुट मिला। अब आउटपुट से यहाँ पे आ रहा है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये लास्ट टॉपिक है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर जो इसमें हमें मिली, इस कॉइल में जो पावर मिली और इसमें जो इनपुट की गई थी उसका रेशो एफिशिएंसी कहलाता है। आउटपुट पावर, पावर का फॉर्मूला E इंटू आई, तो सेकेंडरी में ES IS और प्राइमरी में EP IP। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा 1 से कम, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में एफिशिएंसी आएगी। तो एफिशिएंसी कई न्यूमेरिकल्स में दे रखा होगा कि इसकी एफिशिएंसी जी 50% या 60% है। 60% का मतलब इसमें आउटपुट जो एनर्जी है वो ओनली 40% लॉस हुई, यानी कि आउटपुट एनर्जी प्राइमरी की 60% है। तो इसकी प्राइमरी निकालो EP IP, उसमें 60/100 से मल्टीप्लाई कर दो, 60% आ गया, वो EP ES IS होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स होंगे, तो सिंपल है, मैं आपको करवाऊंगा। तो ये ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर हो गया आपका। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में कौन कौन से इश्यू डिस्कस किए, ट्रांसफार्मर होता क्या है, क्या करता है, वोल्टेज को अप या डाउन करता है, कैसे करता है, थ्योरी हमने इसकी देखी, इसकी वर्किंग देखी, इसका डायग्राम देखा, इसके पार्ट्स देखे क्या कहते हैं, प्राइमरी कोर, सेकेंडरी कोर, इन सब के। उसके अलावा एनर्जी लॉस, कौन कौन सी एनर्जी लॉस होती है वो देखी, और यहीं से इशू आता है एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर का, यानी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, जैसे से एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ये सारा ट्रांसफार्मर आपने अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्रांसफार्मर। और इसके बाद मैं आपके लिए दूसरी डिवाइस लेके आऊंगा दूसरी वीडियो में, वो होगी AC जनरेटर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।